नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। पूर्वी भारत को बताया देश का विकास इंजन। ग्रीन फ्यूचर और ग्रीन जॉब्स की संभावना पर दिया बल। दिल्ली के चुनावी दंगल में दिग्गजों का प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे भाजपा के लिए प्रचार। राहुल गांधी और केजरीवाल की भी आज जनसभाएं। उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत में जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान मंच टूटने से हुआ हादसा। दुर्घटना में कई की मौत, 50 से अधिक घायल। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा ने लगाई आस्था की डुबकी। कल मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना। प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। और 38वें राष्ट्रीय खेल आज से उत्तराखंड में होंगे शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 35 स्पर्धाओं में करीब 10,000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री ने मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में खनन, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित तकनीक को देखा। निवेशकों के लिए विशेष तौर पर उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पूर्वी तट दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए पुराने समय से ही गेटवे रहा है। ऐसे में मौजूदा केंद्र सरकार संभावनाओं के नए अवसरों के लिए प्रयासरत है। यही समय है, निवेश के लिए सही समय है। देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। आज इस क्षेत्र में संभावनाओं के इतने द्वार खुल रहे हैं जितने आजादी के बाद पहले कभी नहीं खुले। यही समय है, सही समय है। ओडिशा की इस विकास यात्रा में आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा और ये मोदी की गारंटी है। मॉडर्न औद्योगिक इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा में मिनरल निकलते हैं और दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं। वैल्यू एडिशन दूसरे देशों में होता है और फिर भारत में आयात किए जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अब मंजूर नहीं है। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। इस ट्रेंड को अब भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में
हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, इवेंट मैनेजमेंट और कंसर्ट वाले क्षेत्रों में बढ़ती इकोनॉमी की ओर निवेशकों को प्रयास करने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि अगले महीने भारत में वेव्स का एक वैश्विक आयोजन होने वाला है, जो भारत की क्रिएटिव पावर को नई पहचान देगा। जिस देश में म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग की इतनी समृद्ध विरासत है, जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है, जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। अगले महीने ही भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट यानी वेव्स होने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। ये भारत की क्रिएटिव पावर को दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। और हमारे संवाददाता अमित मुखर्जी हमारे साथ सीधे ओडिशा से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अमित, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा यही समय है, सही समय है संभावनाओं के नए द्वार के लिए, कैसे देखते हैं, कैसे बताना चाहेंगे? जी देखिए, उड़ीसा का जो ये कॉन्क्लेव है, प्रधानमंत्री जी इस कॉन्क्लेव में कहीं ना कहीं 2-4 बहुत बड़े बड़े मैसेजेस देके गए हैं। इनफैक्ट इसमें सबसे बड़ी एक चीज थी कि अगर एक हफ्ता पहले आप देखेंगे, चाइना से जो हम लोग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी डिसरप्शंस आई हैं। तो उनका जो तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा बहुत जल्द विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 संभावनाओं का नया द्वार है। जी अमित, आप बता रहे थे। था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी का कॉर्पोरेट इक्वायर से एक बहुत बड़ा अपील था। क्योंकि एक हफ्ते पहले अगर देखें तो यहाँ पे चाइना से हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो है वो आना उसके इम्पोर्ट पे थोड़ा उसमें डिस्ट्रप्शन आएगी। तो इसके चलते प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो इंडस्ट्रीज है हमारी एक ऐसी इकोसिस्टम बनाए जो कि ग्लोबल डिस्ट्रप्शन से भी एकदम आइसोलेटेड रहे, ताकि हमारे जो इंटरनल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर कोई भी इफेक्ट ना आए। प्रधानमंत्री डेफिनेटली ये सब बातें तो बोल ही रहे थे कि हमारा देश आज एक दूसरे लेवल पे है, जहाँ पे हमने एक ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर दिया। पहले यही होता था कि सब यहाँ से हम बाहर से चीजें मंगवाते थे, तो अब ये ट्रेंड कहीं ना कहीं बदल रहा है, जहाँ पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे अब देखने को मिल रहे हैं। और उड़ीसा की स्पेसिफिकली भी उन्होंने ये कहा कि उड़ीसा है मतलब यहाँ के भारत के ग्रोथ इंजन में से ईस्टर्न साइड में जो एक दूध देने वाले राज्यों में से है, और इनके यहाँ पे मिनरल्स वगैरह को अच्छे से एक्सप्लॉइट करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल अमित, ओडिशा में पहली बार इस तरह के कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। कितनी उम्मीदें इन्वेस्टर्स को, और कितनी, जब हम संभावनाओं के द्वार की बात करते हैं तो कितनी उम्मीदें यहाँ के जो उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उद्यमिता में लगे हुए लोग हैं, एमएसएमईज हैं? जी देखिए, हमारे दर्शक जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आप लोगों को नजर आया होगा कि बहुत तमाम बड़े बड़े उद्योगपति भारत के हैं, चाहे वो आदित्य बिरला हो, चाहे सजल जिंदल हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे वो अनिल अग्रवाल जी हो वेदांता से, वो सब यहाँ पे मौजूद थे। और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी हमें उड़ीसा में बहुत बड़े बड़े उद्योग लगा चुके हैं। उसको कैसे मजबूत किया जाए, ये भी एक इस कॉन्क्लेव का अहम मुद्दा है। इस कॉन्क्लेव में उड़ीसा के जो चीजें हैं, जो यहाँ पे जो चीजें बनती है, उनको एक ग्लोबल लेवल में ले जाके, क्योंकि यहाँ की चीजें बहुत ही प्रसिद्ध है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो उसके मिनरल रिसोर्सेज जो है, यहाँ पे जो खनिज पदार्थ है उड़ीसा के पास बहुत बड़े लेवल पे है।
तो इस कहीं ना कहीं ये जो कॉन्क्लेव है उसको पूरी चीज को जो है शोकेस करने के लिए एक ही मंच पे एक ही छत के नीचे इन तमाम चीजों को लाके एक पूरा जो बिजनेस इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए प्रयास था। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बहुत कुछ इसी संसद में बोल रहे थे। रमा भी बात की है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 35 खेल स्पर्धा में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह का आगाज शंखनाद के जरिए होगा, जहां राज्य के विभिन्न शहरों के स्कूल और कॉलेज के बच्चे शंख बजाकर लाइव प्रस्तुति देंगे। राज्य बनने के बाद से ये पहली बार है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। और हमारे संवाददाता गौरव कुमार हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, इस तरह का आयोजन पहली बार उत्तराखंड में, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, कैसी तैयारी? बिल्कुल रमा, उत्साह की अगर बात करें तो जबरदस्त उत्साह इस वजह से है क्योंकि खुद पीएम मोदी जो है वो अब इन खेलों का जो है वो उद्घाटन करेंगे आज शाम को। और इसको लेकर के जो तैयारी का दौर है वो बहुत विस्तार भी कहना चाहिए वो ले चुका है। और इस वक्त मैं उस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं जहां पर शाम को जो है वो रंगारंग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो जहां तक खेलों की बात है, अगर उसको देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए ये एक बड़ा मौका है क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड जरूर पार्टिसिपेट करता रहा, लेकिन जिस तरह से मेजबान के तौर पर इस बार ये राज्य जो है वो सामने है, वो अपने आप में इस राज्य के खिलाड़ियों के लिए खेल की दिशा में एक नई दिशा जो है वो तो तैयार करेगा ही करेगा, साथ ही मेजबानी के तौर पर, क्योंकि ये एक बड़ा कहीं ना कहीं एक बड़ा टेस्ट भी होता है क्योंकि नेशनल गेम्स जो होता है उसको आयोजित करना और उसको इतने बड़े लेवल पर आगे बढ़ाना, वो किसी भी राज्य की जो कहना चाहिए कि जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी कहीं ना कहीं एक बेहतर टेस्ट जो होता है वो भी सामने होता है। तो उस कसौटी पर ये राज्य जो है कहीं ना कहीं बेहद सफलता के साथ जो है वो अपने आप को सामने रखा है। और बात करें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जो पीछे क्रिकेट स्टेडियम है उसमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की गई है। आज शाम को जब हजारों की संख्या में जब लोग यहाँ पर आएंगे तो जो यहाँ की उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक जो झलकियां हैं उससे शुरुआत होगी, साथ ही साथ शंखनाद होगा। उसके माध्यम से यहाँ की जो विरासत है उसको कहीं ना कहीं दिखाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक बड़ा मौका उत्तराखंड के लिए है, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए है, और न केवल यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बल्कि जो बाहर राज्य से जो खिलाड़ी जो आ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें भी उत्तराखंड की जो कि कहा जाता है कि देवभूमि के तौर पर उत्तराखंड की जो पहचान है, तो वो यहाँ की संस्कृति से भी दो चार होंगे, यहाँ के खान पान से, यहाँ की वेशभूषा से, यहाँ के रहन सहन से, और साथ ही साथ यहाँ पर जो खेल जो है वो बेहतर तरीके से जो खेले जाते हैं, खासतौर से जिस तरह से हमने देखा है कि रग्बी की जो टीम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आई है, इसके अलावा नेटबॉल की जो टीम है वो बेहतर तरीके से आई है। तो इन सब का भी कहीं ना कहीं आदान प्रदान जो है वो देखने को मिलेगा। रमा, देवभूमि के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा मौका है। 10,000 के करीब जो खिलाड़ी हैं देश भर के वो यहाँ पर आए हैं और 35 ऐसे खेल हैं जिसमें चुनौती पेश की जा रही है। थोड़ा सा इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर खेलों की बात करें तो जिस तरह से जो पारंपरिक खेल है वो तो है ही है, साथ ही साथ इस बार राफ्टिंग को जो है वो भी कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन खेल के तौर पर शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि योग और मलखंब जो है उन खेलों को भी इस बार एक बार फिर ये खेल जो है, ये खेल पहले भी थे राष्ट्रीय खेलों में डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर, वो इस बार भी डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर सामने है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी छाप जो है वो इन खेलों के माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर भी फैलाने की बात है और एक मुहिम है, क्योंकि मलखंब और योग जो है वो एक ऐसे खेल रहे हैं, एक ऐसे कहना चाहिए एक ऐसी प्रतिभा रही है जहां पर देसी खेलों को ये एक नई पहचान भी देते हैं और विश्व स्तर पर इनकी एक अलग छाप भी हमने देखा है कि देखने को मिलती है। और यही वजह है कि इन खेलों को लेकर के खासतौर से अगर मलखंब की बात की जाए तो इसको लेकर के एक बड़ी तैयारी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो मलखंब एसोसिएशन
के द्वारा जो है वो किया जा रहा है कि इन खेलों को किस तरह से आगे चल करके एशियन गेम्स में उनको शामिल किया जाए ताकि इन खेलों का विस्तार हो सके। बाकी अगर खेलों की बात करें तो जहाँ पे बास्केटबॉल है, रग्बी है, रेसलिंग है, इन सब खेलों में भी खिलाड़ी जो हैं वो अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और खुद को कहीं ना कहीं नए सिरे से सामने लेकर के आएंगे। साथ ही साथ अगर स्टार खिलाड़ियों की बात करें तो सिर्फ मनु भाकर और ईशा सिंह को अगर छोड़ दिया जाए तो शूटिंग एरिना जो है वो भी यहाँ पर देहरादून में बेहतर तरीके से विकसित की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शूटिंग का जो एरिया है वो सबसे जो विस्तार जो मिला है वो कर्णी सिंह शूटिंग रेंज है जो कि दिल्ली में है, इसके अलावा भोपाल में। लेकिन ये पहली बार है जब देहरादून ने भी खुद को निशानेबाजी में सफलतापूर्वक जो है वो एक विस्तार दिया है, एक मेजबानी के तौर पर खुद को सामने रखने में कामयाबी पाई है। तो यहाँ की जो शूटिंग रेंज है उसको लेकर के काफी ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से निशानेबाजी के खेल में हम ओलंपिक में भी अपना कमाल जो है वो हर मोर्चे पर हम दिखाते रहे। तो कुल मिलाकर के सभी खेलों के लिए एक अच्छी प्रतिस्पर्धा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को बेहतर तरीके से रखने में कामयाब होंगे। उत्तराखंड के जो अगर केवल खिलाड़ियों की बात कर ली जाए तो इनकी संख्या जो है वो 1016 है और ये पहली बार है कि उत्तराखंड का इतना बड़ा दल जो है वो इन खेलों में शिरकत कर रहा है। तो जाहिर तौर पर उनसे मेडल की संभावनाएं भी जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती हैं। रमा गौरव, इस बार की जो थीम है वो भी बेहद खास है, ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड का जो एटमॉस्फेयर है और ग्रीन गेम्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर केवल उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे, इससे पहले हमने देखा था कि गुजरात में भी जो था वो वहां पर भी ग्रीन गेम्स की थ्योरी पर इन खेलों को जो है वो आगे बढ़ाया गया था। और सिर्फ नेशनल गेम्स ही नहीं बल्कि इससे पहले हमने देखा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वहां पर भी इस थ्योरी के पे ही चल करके गेम्स को जो है वो कड़ियों को जो है वो जोड़ा गया था। तो यहाँ भी उसी का रूप जो है वो ग्रीन गेम्स की तर्ज पर यहाँ पे भी एक रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। और खास मकसद इसका यही है कि इन यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर जो आसपास के राज्यों से या देश भर से जो भी देखने के लिए इन खेलों को देखने के लिए आए वो न केवल यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से चीजों को समझें बल्कि इस बात को भी समझें कि जो ग्रीन गेम्स की जो अहमियत है वो आज के समय में कितनी ज्यादा हो चली है। तो ये एक कसौटी है, इस कसौटी के विषय पर भी जो है वो इन गेम्स को जो है देखा जा रहा है और अच्छे तरीके से जो है ये मायनों में गौरव ये गेम्स अहम है। बिल्कुल, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के दंगल के। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के पास बस अब इसी सप्ताह का समय शेष है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दिल्ली में कस्तूरबा नगर विधानसभा में रोड शो और जनसभा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह कालकाजी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रमेश विधुड़ी के समर्थन में जनसभा करेंगे। साथ ही बदरपुर से भाजपा उम्मीदवार नारायण दत्त शर्मा को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए रोड शो भी करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर विधानसभा में जनसभा करेंगे। दरअसल मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान और राजेंद्र नगर से उमंग बजाज भाजपा उम्मीदवार हैं, जिनके लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे और जनता से जीत दिलाने की अपील करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर मिलाने को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस करने को कहा था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली आने वाले पानी में जहर मिलाने का दावा किया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि आतिशी ने पानी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। साथ ही भगवंत मान और आतिशी आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग जाएंगे। आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होकर आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो। दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। तो आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि सैनी साहब
पानी पे राजनीति मत करो। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर मिलाने को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप को लेकर राजनीति इस आरोप से गर्मा गई है। पंचकुला में हरियाणा के भाजपा नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि केजरीवाल के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। भाजपा नेताओं ने केजरीवाल को आम नहीं खास आदमी बताया। केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने कितनी बचकाना बातें की है, कैसी गैर जिम्मेदाराना बातें की हैं कि हरियाणा पर आरोप लगाने का काम किया है कि हम जहर परोसने का काम करें। उसके बाद एक और झूठ बोला कि हमने पानी को रोक दिया। अरे पानी कहाँ रोक दिया, दिखाए तो सही। अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा सरकार पर लगाए गए आरोप पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हरियाणा ने पानी में जहर मिलाया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। यहाँ के गरीबों को डरा सकते हैं कि बीजेपी आएगी तुम्हारी झुग्गी तोड़ देगी, बीजेपी आएगी तुम्हारा वोट कटवा देगी। अरे प्रधानमंत्री जी तो झुग्गी के बदले में मकान दे रहे हैं और उसी स्थान पर दे रहे हैं, और वो भी 2-2 मंजिल के दे रहे हैं। हम तो मकान दे रहे हैं, उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं। ये केवल उनके अंदर में डर बिठा रहा है। 11 साल इनको झूठे वायदे करता रहा, कोई काम नहीं किया। आज जब उसको मालूम है कि वो चुनाव हार रहा है तो वो जो है और ज्यादा झूठ बोलने लग गया। लोगों का जीवन खाली गलती माफ करने से नहीं चल सकता है। 11 साल हो गया, बहुत था, अभी नहीं देंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यमुना में जहर मिलाने वाले आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साजिश करो और ध्यान भटकाओ, ये अरविंद केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल की जा रही रणनीति है। शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग जाओ, ABCD, अक्यूज, ब्लेम, कॉन्स्पिरेसी और डाइवर्ट, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी, क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है शीश महल घोटाले से, शराब घोटाले से, अपनी नाकामियों से, अपने रिपोर्ट कार्ड से। तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अब हरियाणा के लोगों को अपमानित करना और कहना कि हरियाणा दिल्ली का पानी पॉइजन कर रहा है, और दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बारे में सारी तथ्यात्मक बातें रख दी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि आकर लैब टेस्ट करवा दीजिए। वो दावत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 दशक से दिल्ली में कोई भी विकास काम नहीं किया है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को उठाना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता एक भी पत्र जो है इन्होंने लिखा, या किसी मीटिंग में मैंने यहाँ के पुराने चेयरमैन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि साहब 10 साल में एक बार भी इन्होंने विकास की कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कोई रेजोल्यूशन भेजा या ना इन्होंने कोई डिमांड भेजी इस इलाके के विकास की। तो जब विधायक है, जो NDMC का मेंबर है, जिसके पास इतने अधिकार हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, न कभी विकास की बात करते हैं, न कभी नौकरियों की बात करते हैं, तो ये तो हाल होगा ही हमारे कर्मचारियों का। और हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। धीरज, जानना चाहेंगे आपसे, चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, आरोप जो है वो हरियाणा सरकार पर लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस भी आपको घेर रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली के चुनाव में है वो यमुना की सफाई का मुद्दा है और शुद्ध पेयजल का मुद्दा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि पानी के नाम पे दिल्ली में हाहाकार मचा, जिस तरीके से हमने देखा कि शुद्ध पेयजल के नाम पर हर घर से एक ही आवाज़ आई कि आपने एक तरीके से वायदा किया था कि हम दिल्ली की जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया कराएंगे, लेकिन आपने शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं करा पाए। अब सवाल ये है कि जब घर घर में पानी की कमी आ रही है, शुद्ध पेयजल की कमी आ रही है, और लोग घरों में साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो पानी गंदा है, वो पानी पीने के योग्य नहीं है, और कमोबेश स्थिति ऐसी बनी है कि लोगों को जो उनके घरों तक पानी पहुंचता है वो पानी शुद्ध नहीं होने के कारण उनको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है वो दिल्ली की स्थिति है, और एक बार ये स्थिति चुनाव में भी मुद्दा बन गई है कि आखिरकार आपने तो लोगों को कहा था, आपने जनता को कहा था कि हम आपको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे, तो आपने अभी तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध क्यों नहीं कराया?
बिल्कुल और धीरज, जबकि यही शुद्ध आपसे पेयजल समझना का चाहेंगे किस तरह से पानी की राजनीति में, पानी की कहानी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब जबकि लोगों ने पानी का मुद्दा उठाया तो इन्होंने साफ तौर पर जो अपने जो सरकार जो आरोप है वो उन्होंने हरियाणा सरकार के ऊपर मढ़ दिया कि हरियाणा सरकार जो हमें पानी उपलब्ध करा रही है वो गंदा पानी है, और इस गंदे पानी की वजह से या अरविंद केजरीवाल का तो यहाँ तक कहना है कि वो पानी में जहर डाल रहे हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों को जो जहरीला पानी पीना पड़ रहा है। हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि आपको जिस पानी की सफाई करनी चाहिए उस पानी की सफाई आप कर नहीं पाए, और बार बार जो कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि आपने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाए हुए हैं जो कि 10 साल 12 साल पुराने के हैं, तो उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के क्षमता में किसी तरीके का इजाफा नहीं हुआ। पहले जितनी उसकी क्षमता थी लगभग 20 MZ की जो उनकी क्षमता में इजाफा हो पाया है, जबकि दिल्ली की आबादी बीते 10 सालों में 50 लाख से अधिक बढ़ गई है। मांग बढ़ी है, क्षमताएं नहीं बढ़ी है। पानी के शुद्धिकरण के जो यंत्र हैं उसको बेहतर तरीके से आपने उसका जो एक तरीके से क्षमता है उनकी क्षमता को आपने बढ़ाया नहीं। समस्या तो होनी ही थी। अब इस समस्या के कारण दूसरी तरफ LG साहब भी एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि हमने 28,000 करोड़ रुपये जल बोर्ड को दिया, और 28,000 करोड़ रुपये जो जल बोर्ड को दिए गए थे कि दिल्ली के जो लोगों के घरों तक जो पाइप पहुंचे हैं उन पाइपों का ठीक तरीके से रखरखाव हो या जहां बदलने की स्थिति हो उसे बदल दिया जाए, लेकिन उस बदलने का काम भी एक तरीके से पूरा नहीं हो पाया। तो जो समस्या पानी की जो समस्या दिल्ली में है, उस दिल्ली के में पानी की समस्या को के ठोस या कारगर कदम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था, जिस तरीके से केजरीवाल साहब को करना चाहिए था, वो उन तरीकों को उन्होंने अपनाया नहीं। अब चुनाव का समय है तो लोगों से कह रहे हैं कि 3 मुद्दे बचे हैं, ये मुद्दे हम चुनाव के बाद पूरा करेंगे। कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी एक तरीके से बरगलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत ये है कि पानी के शुद्धिकरण के लिए और शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए जो साहसिक कदम केजरीवाल को उठाने चाहिए थे वो कदम वो उठा नहीं पाए। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, और चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है उसमें भी अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती जा रही है। नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बड़े हादसे की खबर आ रही है। बागपत के बड़ौत में जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान मंच टूटने की वजह से हुई दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई है। 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा आज सुबह भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व के मौके पर हुआ। श्री 1008 आदिनाथ भक्तांबर प्रचार के तत्वावधान में मोक्ष कल्याणक निर्वाण महोत्सव के तहत भगवान आदिनाथ के अभिषेक के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शहर के गांधी रोड से श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूटने से यह हादसा हुआ। मान स्तंभ परिसर में बनाए गए 65 फीट ऊंचे अस्थायी मंच की लकड़ी की सीढ़ियां अचानक टूट गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद डीएम अस्मिता लाल ने बताया कि बचाव कार्य जारी है और 20 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उन सभी को 108 की एम्बुलेंस समय वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी। सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार अभी चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डीपसीक की। चीन के नए AI स्टार्टअप के आने से तकनीकी शेयर मार्केट में खलबली मच गई है। एक दिन के अंदर कुछ ही देर में तकनीकी शेयर के करीब $600 बिलियन हवा में उड़ गए। दरअसल पिछले सप्ताह चीन आधारित नई AI कंपनी के शेयर मार्केट में आने के बाद निवेशकों को सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया जैसे AI लीडर्स के शेयर पर प्रभाव पड़ने की चिंता सताने लगी, जिसके बाद वैश्विक निवेशकों ने सोमवार को बड़े स्तर पर तकनीकी शेयरों को बेच दिया। निवेशकों के इस कदम के बाद एनवीडिया के लगभग $593 बिलियन हवा में उड़ गए। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के अनुसार ये घाटा किसी भी कंपनी के लिए एक दिन का रिकॉर्ड घाटा है। दरअसल चीनी स्टार्टअप
DeepSeek ने एक मुफ्त AI असिस्टेंट लॉन्च किया, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये मौजूदा सेवाओं की लागत से काफ़ी कम कीमत पर बेहतर AI मॉडल पेश करता है। ये सस्ते चिप और कम डेटा का यूज़ करता है। DeepSeek AI ने एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड के मामले में सोमवार तक अमेरिकी प्रतिद्वंदी ChatGPT को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो अब आपको बताएंगे क्या है चीन का DeepSeek, जिसने खलबली मचा दी है। DeepSeek V3 पावर्ड AI असिस्टेंट मॉडल है। 10 जनवरी को इसे लॉन्च किया गया था और लॉन्च होने के बाद से ही ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और क्या है इसकी पॉपुलैरिटी की वजह, ये भी हम बताते हैं। DeepSeek V3 मॉडल का बेहतर परफॉर्मेंस का दावा है। बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ इसमें H800 चिप का उपयोग करके V3 मॉडल को ट्रेन किया गया है। तो इसमें ये एडवांस हो गया है और इसके साथ ही इसकी जो ट्रेनिंग लागत है वो $6 मिलियन से कम है। तो लागत भी इसकी काफ़ी कम है। इसके साथ ही AI एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर ये आधारित है और इसके साथ ही ये कई ओपन सोर्स मॉडल से माना जा रहा है बेहतर, और इसी वजह से जो है लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। हाई क्लोज सोर्स मॉडल को ये टक्कर दे रहा है और साथ ही बाज़ार में इसके 2 वेरिएंट मौजूद हैं और वो 2 वेरिएंट हैं DeepSeek R1 और DeepSeek R10। और सबसे बड़ी बात ये है, जो DeepSeek R1 है और DeepSeek R10 है, ये 2 वेरिएंट हैं, इन्हें मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। और मुफ्त में अगर ये डाउनलोड किया जाता है तो इसमें किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप में अमेरिका को DeepSeek की ये एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। और किस तरह से माना जा रहा है, एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को इसने पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा डाउनलोड इसके हो रहे हैं। एप्पल के ऐप पर सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला फ्री ऐप ये बन गया है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट से भी इसका मुकाबला हो रहा है। तो तकनीकी रूप पर हम देख सकते हैं, जब हम बात करते हैं ओपन AI की, गूगल जैसी कंपनियों को ये सीधी चुनौती दे रहा है और इसी चुनौती की वजह से शेयर बाज़ार में मच गई है हलचल। लॉन्च होते ही इसने तहलका मचा दिया है। साथ ही ये क्यों मचाया है, क्योंकि अमेरिकी और जापानी शेयरों को इसने प्रभावित किया है। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक कंपनियों के शेयरों में इससे गिरावट आ गई है, जो दिग्गज कंपनी मानी जाती हैं। तो इससे अमेरिकी दिग्गज कंपनियों के भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि किफ़ायती होने की वजह से बाज़ार में ये अपनी पकड़ बना सकता है, जिस तरह से इसे डाउनलोड किया जा रहा है और जिस तरह से ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है और जिस तरह से इसकी जो लोकप्रियता अभी लोगों में बढ़ गई है। अमेरिकी बाज़ार में इससे बिकवाली का दबाव आ गया है। तो शेयर बाज़ार में इससे हलचल जो है वो साफ तौर पर है, लेकिन क्या कुछ इसका आगे असर होगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, JNU। डॉक्टर राजन कुमार, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो शेयर बाज़ार में इतनी हलचल मच गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से फ़िलहाल इसकी पॉपुलैरिटी है, तो क्या इसे AI तकनीकी जंग भी माना जा सकता है? देखिए, मैं निश्चित शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। ये निश्चित रूप से देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं हिंदी में, उसमें सबसे ये 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रिवोल्यूशन आपको दिख रहा है। एक आपने देखा कि इंटरनेट के आने के बाद किस ढंग से पूरे विश्व में एक तरह से क्रांति आई और किस ढंग से पूरा कॉमर्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, गवर्नमेंट, मशीनरी सारे उससे जुड़ गए थे। अभी जो तीसरा जो रिवोल्यूशन बोला जा रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसमें अभी तक अमेरिका का दबदबा था। और
आप जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जो कंपनी थे उसमें एक चैट जीपीटी का नाम आता है, जो कि चैट जीपीटी के सैम ऑल्टमैन उसके सीईओ हैं, उनको ट्रंप ने बुलाया भी था, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। उसमें गूगल की जेमिनी है, मेटा की कंपनी फेसबुक जो है, मेटा का एक लामा करके है। तो ये सारे कंपनीज का वहाँ पे बोलबाला था और अमेरिका को यह लग रहा था कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अगर अपने कंट्रोल में रख पाए तो अगला 15 से 20 साल टेक्नोलॉजी का हमारे लिए सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिकन जो अभी नीति है, अमेरिकन जो पॉलिटिशियन हैं और एक्सपर्ट्स हैं और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं, वो एक तरह से अमेरिका इन डिनायल बोला जा रहा है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे कि चीन किस ढंग से प्रतिस्पर्धा में काफ़ी नज़दीक और अब तो आगे निकल गया है। आपने जैसा बताया कि अभी जो हुआ है कि जो डीपसीक जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप उसने डेवलप किया है और इसके माध्यम से वो चैट जीपीटी से भी ज़्यादा वो अभी सक्सेसफुल माना जा रहा है, क्योंकि जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन और टाइम इसके कारण से उसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव है। चैट जीपीटी में क्या था कि आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो चैट जीपीटी उसका जवाब दे सकता था। आप उसको बोलें कि मेरे लिए एक डिजर्टेशन लिख दें, एक आर्टिकल लिख दें, तो चैट जीपीटी इसको आज के समय में कर सकता था। अगर आप बोलें कि कोई इनविटेशन लेटर लिख दो, ईमेल लिख दो, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि जैसा कि चैट जीपीटी कर सकता था। अभी यह लग रहा था कि चूंकि अमेरिका ने कुछ दिन पहले उनकी नीति की थी कि वो जो लेटेस्ट चिप है, जो H100 जो एनवीडिया जिसकी आप बात भी कर रही थी, तो एनवीडिया इस पे बैन लगा दिया था कि ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास होगा और किसी भी दूसरे देश को ये टेक्नोलॉजी वो नहीं देगा। और चीन पे उसने खासकर ये प्रतिबंध लगा दिया था कि ये जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है वो चीन को नहीं देगा। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ दिन पहले हुआ था। उसको चोक होल्ड एक पॉलिसी के रूप में माना जा रहा था और इससे उनको लगा कि इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी मेरे पास रहेगा और अमेरिकन इंडस्ट्री प्रमोट होगा और अमेरिका का डोमिनेंस पूरे विश्व में बना रहेगा। अभी जो डीपसीक जो चीन ने डेवलप किया है उसने एक तो कि केवल $6 मिलियन यानी कि अमेरिका में 10 से 15 बिलियन डॉलर हर एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट उस ढंग का हो रहा था और यहाँ पे केवल उससे मतलब 1/10 जो होता है 1/10 से भी कम में उसने डेवलप किया है। दूसरा कि उसमें केवल 6 महीने के अंतराल में इसने डेवलप किया है। और तीसरा कि अमेरिकन एक्सपोर्ट जो कि सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट उसने बैन कर दिया था, उसके बावजूद किया है। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि या तो आगे निकल गया है। तो इसी कारण से आपने क्या देखा कि जो अभी एनवीडिया, जो सॉफ्टबैंक इत्यादि की जो आप बात कर रहे थे, जो कि एनवीडिया वहाँ पे लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी है अमेरिका की, तो वहाँ पे उनको अब लगने लगा है कि अब जो इन्वेस्टर थे उनको लगने लगा है कि इतने कम पैसे में अगर चीन डेवलप कर सकता है तो सारे जो इन्वेस्टर हैं दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, या उस टेक्नोलॉजी को जब तक अमेरिका अडेप्ट नहीं करता है, अपने जो भी उनके नेटवर्क है उसमें नहीं लाता है, तो वैसे में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। और इसी कारण से देखा कि आपने लगभग 17% बोला जा रहा है कि एक तरह से एनवीडिया का जो उनमें कैपिटल था, वो जो इन्वेस्टमेंट थे वो वहाँ से भाग गए हैं एक रात में। तो यह बहुत बड़ी खबर है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि लग रहा था कि चीन को अमेरिका रोक पाएगा, लेकिन अमेरिका एक तरह से डिनायल में है। अमेरिका जो जिस ढंग से चीन पूरी तरह से सिक्योरिटी। डॉक्टर राजन, यही आपसे समझना चाहेंगे, अभी अमेरिका को चुनौती देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा अगर हम इसका स्वरूप देखते हैं, सस्ता भी है और इसके एडवांस भी है और लोकप्रिय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, विश्व भर पर इसका क्या असर पड़ेगा? जो टेक कंपनीज है उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज ये देता है। निश्चित रूप से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रोल था बहुत ही कम देशों के पास है, जिसमें कि प्राइमरली आप जानते हैं मुख्यतया अमेरिका के पास है और कुछ यूरोप के देशों में उस ढंग का डेवलपमेंट हो रहा था। तो अभी विश्व में यह होगा कि अब जो लोग अमेरिका पे भरोसा कर रहे थे, अमेरिका से चिप मंगा रहे थे, अब वो चिप नहीं मंगा के वो इस टेक्नोलॉजी को अपने तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि ये एक ओपन एआई मॉडल है, मतलब अभी आपने जैसा बताया अपने प्रोग्राम में भी कि उसको लाइसेंस आपको लेने की जरूरत नहीं, इसको अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये आप चाहें तो इंडिया में भी आप यूज़ कर सकते हैं और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब यूरोप को यह लगेगा कि हमें अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो वो चीन के साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करेगा। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मान लीजिए कि इसका डोमिनेंस और भी फ्यूचर में बढ़ता है, इसके यूजर बढ़ते हैं, तो फिर चीन उसमें लाइसेंस भी फ्यूचर में ला सकता है। तो यह भी डर है, क्योंकि चीन सोशलिस्ट कंट्री है, वो जो आपका डेटा है उसको भी कंट्रोल कर सकता है, डेटा को यूज कर सकता है और डेटा को अभी के समय
में देखेंगे गोल्ड के रूप में देखा जाता है। और सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं वो सारे, चाहे गूगल, फेसबुक और एनवीडिया सेमीकंडक्टर कंपनी इत्यादि, ये सारे जो अमेरिकन कंपनी हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी H100 जो एक सेमीकंडक्टर चिप है उसको यूज़ करते थे। अब चीन ने एक पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत ही कम किफ़ायती रेट पे उसको डेवलप कर दिया है। तो लोगों का आकर्षण चीन की ओर बढ़ेगा और खासकर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनका आकर्षण चीन के पास बढ़ेगा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा असर मुझे लगता है कि वैश्विक राजनीति पे भी पड़ने वाला है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने कम खर्चे पे अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, आप वहां पे जाएंगे, आप अमेरिका से इतनी कॉस्टली टेक्नोलॉजी क्यों यूज करना चाहेंगे? तो इसका असर पूरा विश्व पर रहेगा। और अमेरिका को यह समझना चाहिए कि चीन काफी आगे निकल चुका है और अमेरिका अभी भी टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है और दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी भारत जैसे देश और जो इस ढंग के प्रजातांत्रिक देश हैं उससे सहयोग बढ़ा के एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें सहयोग बढ़ा के लाने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन कुमार, इतने सरल शब्दों में ये महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर प्रयागराज महाकुंभ में गोहत्या पर संतों के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संत सनातन धर्म के प्रमुख विषयों सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते नजर आए। मन की बात में संतों ने गौहत्या पर रोक लगाने की मांग की और राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस पर भी चर्चा की। साथ ही योगी सरकार के दिव्य और भव्य आयोजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर सहित दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर, कंप्यूटर बाबा आदि संत उपस्थित रहे। राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए केंद्र में और राज्य माता घोषित किया जाए गौ माता को प्रदेश में। और जबकि यहाँ प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, संत हैं, सबसे पहले वहीं शुरू करें। महाराष्ट्र ने शुरू कर दिया है राज्य माता का दर्जा का, यहाँ से भी शुरू किया जाए और पूरे प्रदेश में राज्य माता और देश में राष्ट्र माता का घोषणा हो, जिससे पूरा संत समाज बेहद खुश हो गया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के चलते महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में अब तक स्नानार्थियों की कुल संख्या 15 करोड़ हो गई है। आंकड़ों के अनुसार मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ और पूरे महाकुंभ में कुल 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने बताया है, संगम सभी के लिए है। जो भी विदेशी तीर्थयात्री महाकुंभ में आ रहे हैं उन सभी को अलग अनुभव मिल रहा है। पूरी दुनिया के आकर्षण का नहीं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन चुका है प्रयागराज, क्योंकि यहाँ पर शाश्वत सनातन गर्म, शाश्वत सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। हम परमार्थ में हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के पास और यहाँ पर अलग अलग सभी महाद्वीपों के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महाराज जी, हमारा महोत्सव तो है ही, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का एपिसेंटर, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एपिसेंटर ये बन चुका है, ये पूरा का पूरा महाकुंभ। देखिए, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, और जो आ रहा है वो वापस नहीं जाना चाहता, और कई अपने वाले हैं वो आना नहीं चाहते। तो ये सोच का संकट है। इस सोच के संकट को ये कुंभ दूर करता है, ये संगम दूर करता है। जब संगम भीतर होता है तब आप नेगेटिव नैरेटिव्स नहीं बनाते हैं। हम देख रहे हैं आपके आश्रम में ब्राज़ील से प्रेम बाबा आए हुए हैं, 100 से ज़्यादा उनके जो शिष्य और आए हुए हैं, सब सनातन धर्म का कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं। हमने कहा कि भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हमने कभी ज़मीनें नहीं जीती, हमने दिल जीता है। पूरा का पूरा सातों महाद्वीप के लोग यहाँ पर हैं। देखिए, यहाँ पर बैठकर भी लोग ज़मीन की बात कर रहे हैं कि ये ज़मीन भी कुंभ वाली हमारी है। मैं तो कहता हूँ बात ज़मीन की नहीं, बात ज़मीर की है। जिस दिन ज़मीर बदलेगा, ज़मीनों के टुकड़े फिर हमारे दिल नहीं तोड़ पाएंगे।
जिस दिन ज़मीर बदलेगा फिर इस ज़मीनों के टुकड़े नफ़रत पैदा नहीं करेंगे, और नफ़रत से किसी का नफ़ा नहीं होता है और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमें इन दीवारों को तोड़ना है, हमें इन दरारों को भरना है, हमें दिलों को जोड़ना है। यही तो संगम है। डुबकी तो एक बार लगेगी, लेकिन दिल की डुबकी तो हम रोज़ लगा सकते हैं। इसलिए जब भी मिलें, जिससे मिलें, दिल खोल के मिलें। यही तो संगम है और यही संगम का संदेश है। किस तरीके से पूरी दुनिया का समागम हो रहा है इस दुनिया के सबसे बड़े अमूर्त धरोहर में, दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम में, और यहाँ आकर दिखता है कि भारत का विश्व बंधु स्वरूप और हमारे उन पुरखों के वो वाक्य जिसमें हम कहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वो पूरी तरीके से स्पष्ट होता है, परिलक्षित होता है। और सबसे अपेक्षा ये की जाती है कि वयम जागरे राष्ट्रयाम पुरोहिता की तरह संलग्न हो राष्ट्र निर्माण में। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। क्या संपत्ति बंटवारे के मामले में मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाला नास्तिक व्यक्ति भी शरीयत कानून मानने के लिए बाध्य होगा, या फिर देश का सेक्युलर सामान्य सिविल कानून उस पर लागू हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार को अपना रुख साफ करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। उसके बाद याचिकाकर्ता 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेंगे। 5 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। कोर्ट में यह मामला केरल की सफिया पीएम नाम की महिला की याचिका पर आया है। उन्होंने याचिका में मांग की है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते, उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए। सफिया का कहना है कि वो और उनके पिता दोनों ही आस्तिक मुस्लिम नहीं हैं और इसलिए पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है, इसीलिए शरीयत कानून के मुताबिक उनके पिता चाहकर भी उन्हें 1/3 से ज्यादा संपत्ति नहीं दे सकते हैं। बाकी 2/3 संपत्ति याचिकाकर्ता के भाई को मिलेगी। सफिया का कहना है कि उनका भाई डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने के चलते असहाय है, वो उसकी देखभाल करती हैं। शरीयत कानून के मुताबिक अगर भाई की मौत हो जाती है तो उसका हिस्सा पिता के भाई और दूसरे रिश्तेदारों को मिलेगा, ना कि उसे। सफिया की अपनी एक बेटी है, पर शरीयत कानून के चलते वो चाहकर भी उसे पूरी संपत्ति नहीं दे सकती। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्र रमा। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम 5 मैच की T20 सीरीज में आज आमने सामने होंगी। ये मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पास इस सीरीज में 2-0 की बढ़त है। भारत ने पहले मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मुकाबला भारत ने 2 विकेट से जीता था। ऐसे में आज भारतीय टीम तीसरे मैच को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम की कोशिश हर हाल में जीत के साथ इस सीरीज को बचाने की होगी। बात आईसीसी अवार्ड्स की। आईसीसी अवार्ड्स में भारत को दोहरी सफलता मिली है। भारत के जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। बुमराह ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने साल 2024 में 14.92 की औसत से 71 विकेट लिए। वे टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। बुमराह पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। वहीं स्मृति मंधाना को आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। स्मृति मंधाना ने इस साल वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। स्मृति ने 57.46 की औसत से 747 रन बनाए हैं। बात टेनिस की। डेविस कप 2025 में 1 और 2 फरवरी को भारत का सामना टोगो से होगा। दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन में खेले जाने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाते नजर आए। वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित राजपाल का मानना है कि डेविस कप में खिलाड़ियों पर दबाव होता है, लेकिन खिलाड़ी कड़ी मेहनत के दम पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। A home tie is always exciting. We do have the home crowd advantage and the surface advantage that we take. But obviously there is a lot of pressure because you need to make sure at least that you win the home tie. And so that's what we're really working hard. We've gotten here early. All the boys are here, and we're
doing many drills, making them play a lot of sets, getting them matched up. That's what we're working on at the moment. राष्ट्रीय खेलों की 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। ऐसे में देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उद्घाटन समारोह को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। तो उत्तराखंड जो है वो पूरी तरह से तैयार है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए और इस वक्त हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के उसी स्टेडियम में जहां पर इन खेलों का औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो तैयारी है वो किस स्तर की है। ये जो पीली पोशाक में आपको दिख रहे हैं ये वो छात्र हैं और वो छात्राएं हैं जो कि कॉलेज और विश्वविद्यालय से हैं और ये जो छात्र छात्राएं हैं ये शंखनाद के जरिए जो है वो इस पूरे उद्घाटन समारोह का जो है वो आगाज करेंगे। यानी कि इनकी संख्या जो होगी करीब 2400 होगी। तो अपने आप इस बात को समझा जा सकता है कि उस वक्त जब 2400 शंख एक साथ बजेंगे तो जो शंखनाद होगा उसकी वाइब्रेशन किस तरह का यहाँ पे माहौल पैदा करेगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है वो पहली बार जो है वो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। जहां तक उत्तराखंड के अपने प्रदर्शन की बात है तो पिछले जो राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में वहां पर उत्तराखंड को 25वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था, जबकि इससे पहले जो गुजरात में हुए थे वहां 26वें स्थान पर रहा था। तो लेकिन इस बार क्योंकि मेजबान है उत्तराखंड तो जाहिर तौर पर उनसे कहीं ना कहीं पदक की उम्मीद जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इस बार नेट बॉल और रग्बी ऐसे खेल हैं जहां पर उत्तराखंड जो है वो अपने आप को पदक के बड़े दावेदार के तौर पर सामने रख रहा है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। तो आज शाम 6 बजे देहरादून में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह का आयोजन होगा। खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद से अभी तक अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अस्थिरता कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब पूरे बांग्लादेश में रनिंग स्टाफ की हड़ताल के कारण रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। कर्मचारियों ने पेंशन में रनिंग भत्ते को शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर देर रात से हड़ताल शुरू की। इसके चलते रात के बाद की सभी ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई, जिसमें यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने वैध टिकट वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की है और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा का आश्वासन दिया है। कांगो में रवांडा स्थित विद्रोहियों ने सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने गोमा शहर में भीषण गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 17 लोग मारे गए और 360 से अधिक लोग घायल हो गए। कांगो सरकार ने कहा है कि विद्रोहियों का इस और बढ़ना युद्ध का ऐलान है। इससे शहर के 20 लाख लोग भारी दहशत में हैं। विद्रोहियों ने गोमा के लोगों से शांत रहने और कांगो के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गोमा के हर इलाके में अब लड़ाई चल रही है और इस पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज बैठक होगी। इजरायल ने दावा किया कि गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण के दौरान हमास द्वारा रिहा किए जाने वाले बाकी बचे हुए 26 बंधकों में से 8 की मौत हो गई है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने बताया कि इजरायल को रात में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह से एक सूची मिली थी जिसमें बंधकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि रिहा किए जाने वाले 8 लोग मारे जा चुके हैं और इसके बारे में उनके परिवारों को सूचना दे दी गई है। 19 जनवरी को संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से इजरायली जेलों में बंद 290 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 7 महिलाओं को रिहा किया जा चुका है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।